हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और इनके सॉल्यूशंस को अच्छे से समझेंगे और इसी क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को जो है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपका क्लियर हो सके, आपको समझने में जो है आसान से आसान तरीकों के द्वारा ये चैप्टर आपको क्लियर कराया जाए। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो हमें सीरियल्स यानी अनाज, ठीक है, और पल्सेस यानी दालें, और फ्रूट्स आपको पता ही है फल, और वेजिटेबल यानी सब्जियां। तो इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखें सीरियल्स। सीरियल्स यानी अनाज से। तो सीरियल्स से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट इसलिए जरूरी है कि इससे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आर द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है अनाजों के खाने से, सीरियल्स के खाने से, क्योंकि सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का स्रोत है। फिर पल्सेस जो है, दालें। दालें आपने खाई होंगी जरूर। तो दालों से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्यों जरूरी है? कि हमारे जो मसल्स हैं वो इससे बिल्ड होते हैं, रिपेयर कर होते हैं। किसके साथ? किससे? प्रोटीन से। तो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। हमारी हड्डियों का निर्माण के लिए भी प्रोटीन सहायक है। मसल्स के निर्माण के लिए, मसल्स के रिपेयर के लिए। तो वो हमें कहाँ से मिल जाएगा? दालों से मिल जाएगा, पल्सेस से। सीरियल्स यानी अनाज से क्या मिल गया? कार्बोहाइड्रेट। अब फ्रूट्स को देखें। फ्रूट्स यानी फलों से, और वेजिटेबल यानी सब्जियों से हमें क्या मिलता है? विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें किससे प्राप्त होते हैं? और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन और मिनरल से। आगे हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो इससे हमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं, साथ ही ऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड होते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल से कुछ मात्रा में फैट यानी वसा भी मिलती है। तो ये सब चीजें हमें किससे प्राप्त होते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल से विटामिन और मिनरल। सबसे मेन क्या है? विटामिन और मिनरल्स। इसके अलावा कम मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और एंटीऑक्सीडेंट और फैट्स भी पाया जाता है। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? तो फिर से एक बार बता दूं कि सीरियल से क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। मेनली क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। अन्य चीजें भी होती है बट हम मेन मेन उस पर फोकस करें। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा? शरीर को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी। पल्सेस से क्या मिलेगा? प्रोटीन। पल्सेस से प्रोटीन मिलेगी। प्रोटीन से क्या होगा? बोन और मसल्स जो है बनते हैं, ठीक है। मसल्स और बोन्स के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन जरूरी है। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल, इनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? इनसे हमें मिल रहा है विटामिन, तो विटामिन और मिनरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक मतलब जैविक, जैविक कारक, और एबायोटिक मतलब अजैविक, ठीक है, अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन हो गया फसल उत्पादन। एक एक शब्द को समझते रहे, बायलिंगुअल करा रहा हूं मैं, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से जो है ऐसे जैविक घटक हैं और अजैविक घटक हैं जो फसल उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन कैन बी अफेक्टेड बाय बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। तो कौन कौन से? तो सबसे पहले हम जैविक फैक्टर की बात करें यानी बायोटिक की बात करें, तो बायोटिक कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? देखो, अगर कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, तो ये जैव जीव है ना, तो जीव ही है कीड़े, इंसेक्ट्स। तो इनके कारण क्या हो जाएगा? हमारी फसल खराब हो सकती है, क्योंकि ये पत्तियों को खा जाएंगे या तने को खा जाएंगे, खराब कर देंगे। या जो है खरपतवार पैदा हो जाती है खेतों में, जिसे कहते हैं वीड्स, खरपतवार,
जिसको निराई वगैरह करके आप निकालते हैं ना खेत से, यानी अनवांटेड प्लांट्स। वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट, जो हमने ग्रो नहीं करे होते पर वो फिर भी हमारे जो फसल के साथ है वो उग जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीड्स, अनवांटेड प्लांट। तो उनको निकालना पड़ता है। तो ये सब है जैविक कारक जिनकी वजह से फसल खराब हो सकती है। ठीक है, देखिए बायोटिक फैक्टर कौन कौन से? जैसे पेस्ट हो गया, ठीक है, पेस्ट चूहे आदि और कीड़े, इंसेक्ट्स कीड़े हो गए। कुछ बीमारियां हैं बायोटिक फैक्टर में जो बैक्टीरिया वगैरह के कारण लग जाती हैं। तो ये सब जैविक कारण हैं जिनकी वजह से जो है फसल खराब हो सकती है या कम हो सकती है। तो ये हमारे क्रॉप को क्या कर सकते हैं? ए पेस्ट कैन कॉज डैमेज, फसल को डैमेज कर सकते हैं। कोई कीड़ा जो है वो फसल को डैमेज कर सकता है, जिससे हमारी फसल जो है वो कम उत्पादित होगी, कम होगी पैदावार। और दूसरा है वीड। वीड मैंने बताया, वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट होते हैं, ठीक है, जो हमने ग्रो नहीं किए होते फिर भी हमारी फसल के साथ ग्रो हो जाते हैं, अनवांटेड प्लांट। तो वीड कहते हैं, हिंदी में इनको कहते हैं खरपतवार बच्चों, इन्हें हम कहते हैं खरपतवार। ये हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन क्रॉप के साथ ये हो जाते हैं, हमने मेन क्रॉप जो लगाई होती है उसके साथ ये हो जाते हैं। और जो मेन क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, जो पोषक तत्व उसको मिलने चाहिए, या जो ऊर्जा और जो लाइट उसको मिलनी चाहिए, वो ये यूज कर लेते हैं। उससे क्या होता है? हमारी जो मेन क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है। तो बायोटिक फैक्टर इस तरह से इफेक्ट करते हैं, कीड़े लग जाएं कोई, ठीक है, पेस्ट या कीड़े लग जाएं या वीड्स हो जाए। अब बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर की, अजैविक कारकों की। जीवित कारक नहीं है, अजैविक कारक है एबायोटिक। तो अजैविक कारकों में देखें क्या हो सकता है? जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर है, हवा है, पानी है, ठीक है, बरसात के द्वारा रेन है, विंड है। तो ये हवा पानी ये सब भी क्या है? पौधे की ग्रोथ को प्रभावित करता है, नहीं करता है? तो हमारे प्लांट को सनलाइट भी चाहिए, प्लांट को सनलाइट चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए, उसको हवा की भी जरूरत है, विंड की, एयर भी चाहिए, ठीक है। तो वाटर के लिए रेन। तो ये सब क्या है? ये एबायोटिक फैक्टर हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? ठीक है, कुछ फसलों को धूप की आवश्यकता होती है, अगर धूप ना निकले तो वो फसल अच्छे से ग्रो नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से ये हमारे एबायोटिक फैक्टर भी जो है वो फसल के उत्पादन को, क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब जैसे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट, है ना, सूखा, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता है। तो कुछ क्षेत्रों में अगर सूखा पड़ जाता है तो उससे क्या होगा? ये एबायोटिक फैक्टर है ना, अजैविक कारक है, उसके कारण वहाँ पूरे एरिया की जो फसल है वो खराब हो जाएगी, प्रभावित प्रभावित हुई उससे। इसी तरह से अगर मान लो किसी एरिया में बाढ़ आ जाए, ये भी क्या है? अजैविक कारक है, फ्लड आ गया। अब जब फ्लड आ गई तो उसका एक हाईली इम्पैक्ट पड़ेगा क्रॉप प्रोडक्शन पे। उस क्षेत्र की जो पूरी की पूरी क्रॉप्स है, जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाएंगी, पानी में डूब जाएंगी, और उसके बाद जो है उसमें कुछ उत्पादन नहीं होगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कभी कभी जो है एबायोटिक फैक्टर भी जो है इतना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों ही, जैविक और अजैविक, दोनों कारक हमारे फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। क्लियर हो गया कैसे करते हैं? यहाँ तक क्लियर है सब? अगले प्रश्न पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट? तो एग्रोनॉमिक क्या होती है? कृषि संबंधी। एग्रोनॉमिक वर्ड से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कृषि संबंधी विशेषताओं की बात हो रही है। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं कृषि संबंधी जिनके, जो हमारे लिए डिजायरेबल हैं, मतलब रिक्वायर्ड है, हमें इच्छित है। किसके लिए रिक्वायर्ड है? कि हमारे फसल जो है वो इम्प्रूव हो जाए, क्रॉप क्या हो जाए? इम्प्रूव हो जाए। तो फसल के इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी विशेषताएं जरूरी हैं? तो देखो ये फसल मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये ज्वार है ना, ज्वार की फसल है। अब आप मुझे बताओ, ज्वार जो कैसी फसल है? एक फॉडर क्रॉप है, ज्वार एक फॉडर क्रॉप है नहीं है? तो फॉडर क्रॉप के लिए आपको क्या चाहिए? या फिर यहाँ देखो, ये ये आपके लिए सीरियल क्रॉप है, अनाज की फसलें। तो सीरियल क्रॉप के लिए आपको क्या चाहिए? सोचो, सीरियल क्रॉप के लिए आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? तो अगर हमारे पास कोई फॉडर क्रॉप है, चारे वाली फसल है, तो चारा ज्यादा पैदा होना चाहिए। अब ज्यादा पैदा होना चाहिए, कब ज्यादा होगा? जब इस प्लांट की लंबाई अच्छी खासी ज्यादा हो। तो यहाँ हमें
फॉडर क्रॉप में तो एक क्वालिटी चाहिए, डिजायरेबल क्वालिटी, वो है टॉलनेस, यानी लंबी फसल हो, ठीक है। साथ ही प्रोफुस हो, प्रोफुस मतलब कि बहुत सारी शाखाएं, है ना, पत्ती बहुत निकले, शाखा बहुत निकले, तो जितनी ज्यादा शाखा पत्तियां निकलेंगी उतना ही ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा प्रोफुस ब्रांचिंग होने के कारण, बहुत सारी शाखाएं निकलने के कारण हमें ज्यादा चारा प्राप्त होगा, फॉडर की मात्रा अधिक प्राप्त होगी। और वही रिक्वायर्ड है, क्योंकि चारा किसके लिए, जो हमारे घरेलू जो जानवर हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके लिए ये फूड के रूप में काम करता है ना, ठीक है। तो फॉडर क्रॉप के लिए चाहिए टॉलनेस और प्रोफस ब्रांचिंग। अच्छा, सीरियल क्रॉप के लिए, अनाज के लिए क्या चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा पौधा भले ही कितना छोटा हो, पर हमें जो है अनाज ज्यादा पैदा हो जाए। तो यहाँ लंबे गेहूं की फसल, आजकल देखा होगा आपने, बौनी किस्में ज्यादा बोई जाती हैं। बौनी किस्में क्यों बोई जाती हैं कि वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ती और वो वातावरण में ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, और उन पर जो है अधिक मात्रा में जो है वो गेहूं का उत्पादन होता है, वीट ना, वीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है। डार्क प्लांट में अच्छे क्वालिटी के सीड्स पैदा किए जा सकते हैं, साथ ही इनमें जो है एबायोटिक फैक्टर का कम इफेक्ट होता है, एबायोटिक फैक्टर से ये कम इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए जो है वीट या जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं उसमें हम क्या चाहेंगे, उसमें हम चाहेंगे कि बौनी किस्में लगाएं, डॉर्फनेस हो, डॉर्फनेस मतलब बोनापन, डॉर्फनेस क्या होता है, बोनापन। तो यहाँ रिक्वायर्ड क्वालिटी ये हो जाएगी। साथ ही दोनों ही फसलों में हम ये चाहेंगे कि चेंजिंग इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी फसल का जो पकने का समय है, फसल पकने का समय कम हो, पकने का समय क्या हो, कम होना चाहिए, ठीक है। तो फसल के पकने का समय कम हो, ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन कर पाए। और ऐसा ना हो कि हम कोई फसल लगाएं और वो जो है 6 महीने तक खेत में खड़ी है, तो अगर मान लो कोई फसल 6 मंथ तक जो है हमारे खेत में खड़ी है, तो उससे हमें कम लाभ होगा, बजाय कि वो हमारे 3 मंथ में ही अगर हमें वो रेडी होकर के हम उसको यूज कर पाए। तो हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, फॉडर क्रॉप में हमें चाहिए टॉलनेस और प्रोफस ब्रांचिंग, सीरियल क्रॉप्स में हमें चाहिए डॉर्फनेस, और बाकी दोनों ही क्रॉप के लिए हमें मैच्योरिटी टाइम क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। तो यही हमारी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, क्लियर। और भी हो सकती हैं अलग अलग क्वालिटी, बट मेनली हम इन 3 क्वालिटी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, व्हाट आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दो होते हैं, एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं और इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों कहा गया है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं और इन्हें माइक्रो क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसी तरह से यहाँ पर जो है बेरिलियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल, जिंक, तो ये सब क्या है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब मैक्रो का मतलब क्या है ये समझो पहले, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, मैक्रो यानी जो हमें अधिक मात्रा में चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए वो न्यूट्रिएंट हो जाएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। बृहत पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में हमें चाहिए, ऐसे न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब होता है पोषक तत्व, पोषक तत्व जिनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इन लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा में जिनकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें हमने कह दिया मैक्रो। तो मैक्रो कौन कौन से हो गए हमारे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो मेनली जो 6 हैं ये हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं किसमें, मैक्रोन्यूट्रिएंट में, क्योंकि प्लांट को इनकी ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, पौधों के विकास और वृद्धि के लिए किसकी ज्यादा जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है, याद रहेगा। तो ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसके अलावा जो कम मात्रा में चाहिए वो 8 है, ठीक है, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, ज्यादा मात्रा में चाहिए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डू द प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स,
प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, प्लांट्स को जो ये पोषक तत्व हैं कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये इनको कैसे लेते हैं, कुछ तो इन्हें प्राप्त होते हैं मिट्टी से, ठीक है, सॉइल से। कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से। फिर दूसरा पानी से, वाटर से। तो अभी हमने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट देखे और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट देखे, इन्हें प्लांट सॉइल से प्राप्त करते हैं, और इसके अलावा जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इन्हें हवा से या पानी से प्राप्त किया जाता है, ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। तो प्लांट्स जो है दो तरह से क्या प्राप्त करते हैं, हाउ प्लांट गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम एयर एंड वाटर एंड सॉइल। सॉइल से क्या प्राप्त करते हैं, मेजरली न्यूट्रिएंट जो मिलते हैं सॉइल से वो 14 हैं, जिन्हें हम 6 तो उसमें है मैक्रो और 8 हैं माइक्रो। ठीक है, तो 6 मैक्रो कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फिर बेरिलियम, क्लोरीन और कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल, जिंक, ये माइक्रो हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो एयर और वाटर से प्राप्त होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 हमें मिलते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किससे मिलते हैं, ये पानी और हवा से, एयर और वाटर से प्राप्त होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है सब चीजें? अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अब मैन्योर को हम कह सकते हैं खाद, और फर्टिलाइजर को कह सकते हो आप उर्वरक। ठीक है, उर्वरक। और सॉइल फर्टिलिटी से मतलब हो गया कि जो भूमि की जो उर्वरकता है, मिट्टी की उर्वरकता। इन शब्दों का मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये शब्द कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो मिट्टी को हम क्या दे सकते हैं, या तो खाद दे सकते हैं, या मैन्यूर दे सकते हैं, या फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब मैन्यूर जो है वो किससे तैयार हुआ है, फर्टिलाइजर किससे तैयार हुआ है, तभी तो हम बता पाएंगे इनमें डिफरेंस क्या है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों कैसे बने हैं, तो इनका डिफरेंस क्लियर होगा। तो देखो, मैन्यूर जो है यानी खाद जो है वो हमारे मिट्टी की उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकता है, सॉइल फर्टिलिटी को, क्योंकि ये जो है मिट्टी को क्या प्रदान करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ और साथ ही पोषक तत्व। इनको खाद देने से मिट्टी को क्या मिलता है, कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है और न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और ये कैसे बनाई जाती है, तो जो एनिमल वेस्ट होता है, ठीक है, एनिमल वेस्ट जो डंग होता है या प्लांट वेस्ट, तो पौधों के पत्तियों से, फलों के छिलकों से, इससे हम प्लांट वेस्ट से बना सकते हैं, वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं उनसे, या फिर एनिमल वेस्ट से। तो उसको सड़ा गला करके क्या तैयार किया जाता है, मैन्योर यानी खाद तैयार की जाती है। तो मैन्योर की प्रिपरेशन किससे होती है, ये क्लियर है। और ये क्योंकि ये नेचुरल है तो इससे क्या मिलता है, मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड होते हैं और साथ ही न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और इससे जो है मिट्टी की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। दूसरे होते हैं फर्टिलाइजर, जिन्हें हम उर्वरक कहते हैं। तो फर्टिलाइजर जो है मोस्टली कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, यानी ये केमिकल हैं, जैसे नाइट्रोजन, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अगर इन्हें ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाए, एक्सेसिव इनका यूज करें, तो ज़्यादा मात्रा में यूज करना क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए इनको जो है कम मात्रा में यूज करना चाहिए। और क्यों क्यों हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर आप जो है फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो जो छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं, वो मर जाएंगे। उनकी उन पर जो है उनका हार्मफुल इफेक्ट होगा, उन पर जो है गलत प्रभाव पड़ता है। किन पर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं मिट्टी में, तो उन पर जो है गलत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जो है वाटर पॉल्यूशन होता है,
ये सारे रासायनिक तत्व जो है वो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर में जो है वो मिक्स हो जाते हैं, और जिससे जो है वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। तो अंडरग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, खराब कर देता है ये। अंडरग्राउंड वाटर पे इफेक्ट आता है किसका, हमारे फर्टिलाइजर्स का। तो एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए इनका, फर्टिलाइजर का। हमें नेचुरल मैन्योर ही यूज करना चाहिए, खाद ही यूज करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। आजकल तो सरकार भी जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी पर जो है वो संबंधित है, जहाँ पर जो है फर्टिलाइजर के यूज को जो है कम किया जाए या नहीं किया जाता। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर यूज नहीं किए जाते, वहां पर क्या यूज किया जाता है, कंपोस्ट वगैरह यूज करते हैं, मैन्योर का यूज ज्यादा करते हैं। तो क्योंकि एक्सेसिव यूज से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी लंबे समय में जो है उत्पादकता घट जाएगी। मिट्टी में जो जान है ना, मिट्टी की जान कहते हैं ना, उत्पादकता, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है फर्टिलाइजर के ज्यादा यूज करने से। तो फर्टिलाइजर आर कंसिडर्ड द गुड ओनली इन शॉर्ट टर्म और इन शॉर्ट अमाउंट। तो कुछ समय के लिए कम मात्रा में यूज किए जा सकते हैं, बट ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक यूज करते रहने से इसका उल्टा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है, डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप कि मैन्योर में और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिवन इन द मोस्ट बेनिफिट, किस कंडीशन से जो है सबसे ज्यादा फायदा होगा और क्यों होगा, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन यही था कि क्या फायदा होगा, क्यों होगा सबसे ज्यादा। पहली कंडीशन क्या है, फिर दूसरी कंडीशन देखेंगे, फिर तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन है अगर किसान जो है हाई क्वालिटी सीड्स को यूज करे, अच्छी क्वालिटी के बीज तो यूज कर ले, ठीक है, पर वो इरिगेशन के टेक्निक्स को अडॉप्ट ना करें, ठीक है, सिंचाई के जो अलग अलग तरीके हैं उनको यूज नहीं करें या फर्टिलाइजर का यूज ना करें। तो अगर वो सिंचाई के साधनों का यूज नहीं करता है या फर्टिलाइजर का यूज नहीं करता है और केवल हाई क्वालिटी सीड्स का यूज करता है, तो क्या उसको अच्छे बेनिफिट होगा। या दूसरी कंडीशन यह है कि वो साधारण बीज लेकर के आए, ऑर्डिनरी सीड्स, पर अच्छी सिंचाई की तकनीकों का प्रयोग करे और इरिगेशन अडॉप्ट कर ले, और जो है वो फर्टिलाइजर का भी खूब यूज करे, पर उसके पास बीज कैसे हैं यहाँ पर, ऑर्डिनरी सीड्स हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि उसके पास गुड क्वालिटी सीड हो, क्वालिटी वाले बीज हो, साथ ही वो इरिगेशन टेक्निक को भी अडॉप्ट करता है, और फिर वो फर्टिलाइजर भी यूज करता है, और वो यूज कर रहा है क्रॉप क्रॉप प्रोटेक्शन के कुछ मेजर्स को भी, यानी फसल की सुरक्षा के उपायों को भी वो प्रयोग करता है। तो पूरी बात समझ में आ रही है कि पहला किसान मान लो कि वो अच्छे बीज, एक तो ये बीज है हमारे पास जो लो क्वालिटी के बीज है समझो, एक लो क्वालिटी सीड्स है हमारे पास, एक हाई क्वालिटी सीड है, ठीक है, एक हमारे पास हाई क्वालिटी का सीड है। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, हमें हाई क्वालिटी सीड यूज करना चाहिए। फिर इरिगेशन टेक्निक में क्या करना चाहिए, जो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स हैं वो यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो यूज करनी चाहिए। आप फर्टिलाइजर या मैन्यूर का यूज करें, ठीक है, फर्टिलाइजर यूज कर लिया। अब जब फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो साथ ही साथ हमें यूज करना है क्या, क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्निक। हमें फसल को वीड्स से बचाना है, हमें इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल करने हैं, तभी तो फसल अच्छी होगी। तो जो सी कंडीशन है, यानी जो हम मान लेते हैं जो तीसरा किसान है उसको ज्यादा फायदा होगा, वो मोस्ट बेनिफिट वो पाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अपना आंसर करेंगे कि फार्मर जो यूज कर रहा है गुड क्वालिटी सीड, ठीक है, साथ ही वो अडॉप्ट कर रहा है इरिगेशन टेक्निक को भी, और फर्टिलाइजर को यूज कर रहा है, और क्रॉप प्रोटेक्शन के मेजर्स को भी यूज कर रहा है, तो उसी को जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है मिलेगा, मोस्ट बेनिफिट ही विल ड्राइव द मोस्ट बेनिफिट्स, उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। क्यों होगा भाई, समझो क्यों होगा बच्चों लाभ। यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड से क्या हुआ कि उसकी जो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, अच्छे बीज हुए तो अच्छा उत्पादन हुआ, अच्छा उत्पादन हुआ तो अच्छे क्वालिटी के बीज के कारण अच्छा उत्पादन हुआ, यानी ज्यादा मात्रा में जो, अब हम फसल बोते हैं तो जितने बीज बोते हैं सारे के सारे बीज से पौधे नहीं बनते, कुछ बीज जो है मर जाते हैं, पर अगर अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है पौधे ग्रो करेंगे।
तो इसका मतलब है कि मेजोरिटी ऑफ सीड विल जर्मिनेट प्रॉपरली। तो ज्यादा से ज्यादा सीड जो है वो ग्रो करेंगे, क्योंकि उसने अच्छी क्वालिटी के सीड यूज करते हैं। अच्छी क्वालिटी के सीड यूज करने का रिजल्ट उसको मिल गया कि ज्यादा से ज्यादा सीड ग्रो हो गए, और उसके क्वालिटी अच्छी थी तो इसलिए उसके प्लांट भी क्या होंगे, हेल्दी होंगे, हेल्दी प्लांट होंगे। तो पहली कंडीशन उसने यूज करी थी हाई क्वालिटी सीड की, जिसका फायदा क्या हो गया कि उसको अच्छे ज्यादा से ज्यादा सीड उसकी ग्रो हो गए और उसको अच्छी क्वालिटी के हेल्दी प्लांट्स मिल गए। दूसरा कि वो पानी के लिए भी अच्छे मेथड यूज कर रहा है, प्रॉपर इरिगेशन मेथड का यूज कर रहा है, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, इस तरह की टेक्निक्स को यूज कर रहा है। यानी उसकी क्रॉप को जो है वो वाटर जो है अवेलेबल रहेगा, इम्प्रूव द वाटर अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप। तो फसलों के लिए पानी की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स यूज कर रहा है, तो पानी उसको टाइम पर मिल पाएगा और पानी समय समय पर दिया जा सकेगा, वेस्ट भी नहीं होगा। फर्टिलाइजर उर्वरक यूज करने से क्या होगा कि वो हेल्दी ग्रोथ होगी, ठीक है। समय समय पर अगर वो खाद या उर्वरक लगाता है, मैन्यूर या फर्टिलाइजर यूज करता है, तो उसके पौधे जो हैं वो हेल्दी ग्रोथ होगी, उनका विकास जो है अच्छे से होगा। और इस तरह से जो है, क्योंकि उसने समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल किया, उनको फुलफिल करने के कारण उसके जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हुई। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स भी उसने जो है यूज करे। क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स क्या होते हैं? फसलों की सुरक्षा के उपाय। जैसे कि उसने वीड्स को कंट्रोल किया। वीड्स मैंने पहले बताया, खरपतवार क्या होते हैं? वीड्स ऐसे प्लांट जो ना चाहते हुए भी हमारी फसल के साथ उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स, जो हमने बोए नहीं होते बट वो फसल के साथ उग जाते हैं। तो इनको निकालने के लिए वो कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा किसान जो है निराई करते हैं खेत में, आपके यहाँ कुछ और भी बोल सकते हैं। तो उन पौधों को उखाड़ देते हैं या जो हटा देते हैं, या फिर आजकल क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं वीडीसाइड्स का, ठीक है, उन पौधों को मारने के लिए। तो वो छिड़काव किया जाता है। ऐसे ही कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, इंसेक्ट या पेस्ट, उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है, उसके लिए दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। तो जो पेस्ट कंट्रोल करेगा अपने खेत में और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करेगा, उसी की फसल तो अच्छी होगी। तो यानी कि उसने क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स को यूज किया, ठीक है। तो अगर इन सब चीजों को हम यूज कर रहे हैं, अच्छे सीड्स सेलेक्ट किए, प्रॉपर इरिगेशन किया, फर्टिलाइजर का यूज किया, प्रोटेक्शन करी क्रॉप की, तो ऑब्वियस सी बात है उसको जो है ओवरऑल उसका प्रोडक्शन जो है वो अच्छा होगा, उसकी फसल अच्छी होगी, तो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विल इंक्रीज। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड biological control methods be preferred for protecting crop? तो क्वेश्चन ये है कि हमें जो है क्यों प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, यानी बचाव के उपाय। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है कि बचाव के उपाय, और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यानी जैविक तरीकों का प्रयोग करना, जैविक नियंत्रण विधि। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या होता है? जैविक नियंत्रण विधि या जैव नियंत्रण विधि। ये क्यों प्रेफर किए जाते हैं? किसके लिए? क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रिवेंटिंग जो मेजर्स हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हैं, इनको प्रेफर करने का क्या कारण है? क्योंकि अगर हम जैव नियंत्रण के लिए बायोलॉजिकल मेथड का यूज कर रहे हैं, यानी उसमें हम क्या नहीं यूज कर रहे हैं कि बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल जो है उससे प्रॉब्लम होती है। अगर ज़्यादा हम केमिकल यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, इन्वायरमेंटल को जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। तो पर्यावरण को नुकसान ना हो इसलिए हमें कौन से तरीके यूज करने हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। तो इनसे जो है ना तो हमारे फसल को और ना ही पर्यावरण को, नाइदर टू द क्रॉप नॉर टू द इन्वायरमेंट, उसको हार्म नहीं होगा या कम से कम हार्म होगा। तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसको? फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
इसलिए हमें ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का यूज करना है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से क्या होगा, एनवायरमेंटल को हार्म नहीं होता है और क्रॉप्स को भी हार्म नहीं होता है। ज़्यादा केमिकल यूज करने से फिर अगर उस क्रॉप को हम खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी को भी नुकसान होता है, क्योंकि केमिकल्स जो हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल जो है वो हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएगा, फसलों को भी नुकसान पहुंचाएगा, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इस सब से बचने का तरीका यह है कि फसल में जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का यूज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What factor may be responsible for the losses of grain during storage? तो जब स्टोरेज किया जाता है तो उसमें कौन से वो कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से जो अनाज जिसको स्टोर किया गया है वो उसको नुकसान होता है स्टोरेज के दौरान। स्टोरेज मतलब भंडारण, जहां हम इकट्ठा करके रखते हैं। तो स्टोरेज में अनाज जो रखा गया है उसको नुकसान पहुंचाने के क्या कारक हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, ये बताना है। तो कुछ कारक हो सकते हैं कि उसमें जो है कीड़े लग जाएं, पेस्ट, ठीक है, रेट वगैरह, चूहे वगैरह। तो कीड़े जो हैं, इंसेक्ट और पेस्ट, ये क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे स्टोरेज में रखे गए ग्रेन्स को। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। ये किस में आते हैं, बायोटिक फैक्टर में। बायोटिक यानी जैविक कारक में या जैव कारक में। तो ये इसमें हो जाएगा, इंसेक्ट हो जाएगा, रोडेंट हो जाएंगे चूहे, फंगस हो जाएगी, फंगई, बैक्टीरिया हो जाएंगे। फिर दूसरे होते हैं अजैविक कारण, एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, अजैविक कारक या नॉन लिविंग। तो इसमें मॉइस्चर हो गया, नमी, मॉइस्चर कंटेंट के कारण, ताप की कमी या अधिक ताप के कारण। इसी तरह से जो है कहीं नमी आ गई, बरसात हो गई, नमी उसके कारण, अधिक नमी वाली हवा के संपर्क में आने से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो ग्रेन्स हैं वो खराब हो सकते हैं। यानी एक तरह से मैं अगर कहूं तो वेदर का इफेक्ट पड़ता है। एक तो स्टोरेज में रखे गए अनाजों पर वेदर एक कारण हो सकता है उनके खराब होने का। दूसरा हो सकता है बायोटिक फैक्टर्स, यानी कीड़े वगैरह, इंसेक्ट, रोडेंट, फंगई और बैक्टीरिया आदि, ये कारण हो सकते हैं। तो ये आपको समझ आ रहा है, क्लियर है। अगले प्रश्न को देखें। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या डिमांड करता है, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इंप्रूविंग कैटल ब्रीड एंड वाई? कौन सा तरीका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है कैटल ब्रीड के लिए? तो कैटल ब्रीड की सुधार के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। तो जानते हैं इसके बारे में, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। तो कैटल ब्रेड्स यानी पशु नस्ल, पहले तो इस शब्द को समझ लें, पशु नस्ल। तो नस्ल सुधार के लिए हम क्या करेंगे कि एक नस्ल की गाय है, एक ब्रीड की है, एक दूसरे ब्रीड की है, गाय या भैंस या कोई भी एक, दो अलग अलग ब्रीड है, ठीक है, कोई भी जानवर, उनको हमने क्रॉस कराया। तो इन दो अलग अलग नस्लों को जब क्रॉस कराया तो इनसे जो है एक हाइब्रिड ब्रीड तैयार हो गई, इनका मिश्रण बन गया, हाइब्रिड हो गया। इनका हाइब्रिडाइजेशन होने से फिर ये दो अलग अलग नस्ल के जानवर थे, इनका भी क्रॉस कराया तो एक और हाइब्रिड जो है वो नस्ल तैयार हो गई। और जब ये दोनों हाइब्रिड हाइब्रिड नस्लें तैयार होंगी तो अगर इन दोनों हाइब्रिड नस्लों का क्रॉस कराया जाएगा तो इसमें चारों के लक्षण पाए जाएंगे, ठीक है। ये एक तरह से सुपर हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, कॉमनली हम इसको यूज करते हैं कैटल ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए, यानी पशु नस्ल के सुधार के लिए। अब करते क्या है कि दो अच्छी वैरायटी के कोई हमने कैटल्स जो है वो सेलेक्ट कर लिए, उससे क्या करेंगे, एक नया और इम्प्रूव्ड वैरायटी वो प्रोड्यूस करेंगे, एक नई और इम्प्रूव्ड वैरायटी प्रोड्यूस करेंगे दो अच्छी नस्ल को लेकर के। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं गाय का ही, कि हमारे पास एक विदेशी जो है नस्ल की गाय है, जर्सी,
और एक स्विस। तो इसमें जर्सी और स्विस ये इंडियन ब्रीड है दूसरी, जैसे लाल सिंधी, सहीवाल। तो इनको अगर हम, ये किससे आए हैं, ये नई वैरायटी जो है वो इन दोनों के क्रॉस कराने से बनी है। ठीक है, तो जूस, जर्सी गाय, स्विस, इनको क्रॉस करा करके जो है लाल सिंधी और सहीवाल, ये नए ब्रीड जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं जिनकी क्वालिटी और बेहतर हो गई है। तो क्रॉस ब्रीडिंग इसीलिए कराई जाती है कि जो है पशुओं की नस्ल में सुधार किया जा सके, या जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हम अगर गाय भैंस की बात करें तो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंसें हों, या फिर हम चाहते हैं कि उनका कद या तो बड़ा कद चाहते हो तो उस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, या छोटे कद के पशु चाहते हैं तो उस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, जिससे कि आने वाली नस्लें जो हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें रिक्वायर्ड हो वो कैरेक्टरिस्टिक मिल सके, इसलिए क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है अपनी रिक्वायरमेंट जो है, हम जो सोच रहे हैं अगली नस्लें कैसी हों उसके लिए। तो एक नई इम्प्रूव्ड वैरायटी पैदा करने के लिए दो अलग अलग वैरायटी को क्रॉस कराया जाता है और उससे एक नई वैरायटी जो है वो मिलती है। तो ये मेथड ज़्यादातर जो है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कैटल ब्रीड के लिए यूज किया जाता है, और इसका क्या नाम है, क्रॉस ब्रीडिंग। नाम आपको याद रखना है, क्यों करते हैं, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग शब्द याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री is India's most efficient converter of low fiber foodstuff which is unfit for human consumption into high nutritious animal protein food। कहने का मतलब है जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक इफिशिएंटली कन्वर्ट करते हैं किसको, लो फाइबर फूड स्टफ को। अब लो फाइबर फूड स्टफ किसे कहा जा रहा है, जैसे कोई भी जो जीव हैं वो खाते हैं चारा वगैरह या इस तरह का खाना जिसकी क्वालिटी लो है, जिसमें उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और जिसे आदमी नहीं खा सकते, ह्यूमन बींग्स नहीं खा सकते, वो उनके लिए अच्छा नहीं है। और जब जो जानवर हैं वो उसको खा लेते हैं पोल्ट्री में, ठीक है, हमने वहां पे मान लो सुअर पाले हुए हैं या मुर्गियां पाली हुई हैं, तो वो उस खाने को खा लेते हैं जो कि लो क्वालिटी फूड है या लो फाइबर फूड है, उसको खा करके, और उसे उसे जो ह्यूमन बींग्स है वो कंज्यूम नहीं कर सकते, और उसे कन्वर्ट कर देते हैं वो हाई क्वालिटी फूड में या हाई न्यूट्रियस फूड में, जिसमें प्रोटीन वगैरह ज़्यादा मिलता है। जैसे मुर्गी से मिलने वाले अंडे हमारे लिए जो है वो ज़्यादा प्रोटीन देने वाले फूड के रूप में काम करते हैं, पर मुर्गियों ने क्या खाया है उसको, उन्होंने लो फाइबर फूड को कंज्यूम किया है। तो ये जो स्टेटमेंट है यही डिस्कस कर रही है। तो देखते हैं इसका आंसर देखें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री में क्या होता है कि मोस्ट इफिशिएंट कन्वर्टर होते हैं ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ इनटू हाईली न्यूट्रियस एनिमल प्रोटीन फूड। तो क्या करते हैं कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में आपने देखा होगा कि वहां पर जो डोमेस्टिक फॉल्स होते हैं उन्हें जो है पाला जाता है, किसके लिए, जो मुर्गियों को पाला जाता है तो किस लिए पाला जाता है कि वो अंडे देंगी, एग्स प्रोड्यूस करने के लिए पाला जाता है। दे आर रेज टू प्रोड्यूस एग्स। और चिकन के लिए, चिकन जो लोग मांस खाते हैं तो वो जो है चिकन। तो ये इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, अंडों के लिए और चिकन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉल्स हैं वो, उन्हें क्या दिया जाता है खाने के लिए, आर गिवन एनिमल फीड्स इन फॉर्म ऑफ रफेज। तो उनको रूखा सूखा फाइबर, बचा हुआ खाना, सड़ा गली चीजें ये खाने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, तो वो खाने के लिए दिया जाता है, तो वो उसको खा लेते हैं, जिसमें ज्यादातर क्या होते हैं, फाइबर कंटेंट होता है। तो उसको खा करके उनकी डाइट तो पूरी हो जाती है।
तो बाय फीडिंग एनिमल्स ए फाइबर रिच डाइट, उनको क्या दिया था? फाइबर रिच डाइट। रफेज को ही फाइबर भी कह देते हैं, रुक्षांश हिंदी में बोलते हैं। तो फाइबर रिच डाइट किसको दी जा रही है? मुर्गियों को दी जा रही है, फॉल्स को दी जा रही है। उसको खा करके वो उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? वो कन्वर्ट कर रहे हैं हाई न्यूट्रियस फूड में, अच्छे पोषण वाले खाने में, भोजन में। किसके फॉर्म में? एग्स में और चिकन के फॉर्म में। तो इस तरह से जो है ये स्टेटमेंट अपने आप को ही डिफाइन कर रहा है और इसी स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना था। स्टेटमेंट खुद में आंसर है, उसको आपको एक तरह से थोड़ा सा कहते हैं ना घुमा के लिखना है वो, या उस बात को एक्सप्लेन करके लिखना है। तो बात तो ये कही जा रही है कि जो लो क्वालिटी का जो फूड है यानी लो फाइबर फूड स्टफ है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पोल्ट्री में या फॉल्स के द्वारा किस में? हाई न्यूट्रियस एनिमल फूड में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि वो खाते हैं फाइबर रिच डाइट और उससे फिर वो पचा करके और वो अंडे देते हैं या फिर उनका जो चिकन मांस है जो यूज कर लिया जाता है, तो उससे हाई न्यूट्रियस फूड जो है वो मिलता है लोगों को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग? तो डेयरी में और पोल्ट्री फार्मिंग में कौन सी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस की जाती है, इसके प्रबंधन के लिए क्या क्या तकनीक जो है वो यूज की जाती हैं, तो यही इस प्रश्न में बताना है। तो देखें क्या क्या कॉमन मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर शेल्टर, एक उनके रहने के लिए एक प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए, प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए और ऐसी जगह हो जहां पर लगातार जो है साफ सफाई भी मेंटेन की जाए एंड देयर रेगुलर क्लीनिंग। पहली मैनेजमेंट प्रैक्टिस तो ये हो गई कि आपको एक अच्छे आवास पर प्रॉपर शेल्टर पर उनको रखना है और उनको साफ सफाई रखनी है वहां पर। कुछ बेसिक हाइजीन होते हैं जैसे कि उनके लिए साफ पानी और पोषक खाना, क्लीन वाटर एंड न्यूट्रियस फूड ये दिया जाए ताकि उनका जो पालन पोषण है वो अच्छे से हो सके। और ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पर हवा जो है अच्छे से आती जाती हो और थोड़ा सा जगह भी हो, खुला खुला एरिया हो। तो खुला एरिया होना जरूरी है जानवरों के लिए कि वो थोड़ा बहुत इधर उधर टहल भी सकें उस एरिया में। तो स्पेसियस और एयरी एंड वेंटिलेटेड प्लेस, जहां हवा आसानी से क्रॉस करती हो, तो वेंटिलेटेड प्लेस होने चाहिए जहां पर एनिमल्स को रखा जाए। तो ये फिर चौथा, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज। मैनेजमेंट प्रैक्टिस में ये बहुत जरूरी है कि जानवरों को जो है एनिमल्स को जिनको भी हम जो है रख रहे हैं अपने पास, जिनको भी जो है डोमेस्टिक एनिमल की तरह आप जो है पालते हैं, तो उनकी बीमारियों उनको बीमारी से बचाएं, उनकी देखभाल करें ताकि वो बीमार ना पड़े। तो और सही समय पर जो है अगर कोई बीमारी किसी जानवर को हो तो उसे सही समय पर इलाज कराया जाए। तो ये भी इंश्योर करना, ये भी मैनेजमेंट में ही प्रैक्टिस में आता है। तो राइट टाइम पे ये इंश्योर किया जाए कि उनकी बीमारी का इलाज हो और उन्हें बीमारी से बचाया जाए। तो क्या क्या हो गया मैनेजमेंट प्रैक्टिस में? पहला तो हो गया प्रॉपर शेल्टर एंड रेगुलर क्लीनिंग। दूसरा, बेसिक हाइजीन कंडीशन मेंटेन करना। तीसरा, वेंटिलेटेड प्लेस होने चाहिए यानी खुली जगह होनी चाहिए, स्पेसियस एंड एरी एंड वेंटिलेटेड प्लेस जहां पर एनिमल्स को रखा जाए। चौथा, डिजीज से प्रिवेंशन एंड क्योर, बीमारी से उनका बचाव और देखभाल। तो ये चार जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डेयरी में भी और पोल्ट्री फार्मिंग में भी मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर आती हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉयलर एंड लेयर एंड इन देयर मैनेजमेंट, और इनके रख रखाव में, प्रबंधन में। अब ब्रॉयलर क्या है और लेयर क्या है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ब्रॉयलर क्या है और लेयर क्या है। तो ब्रॉयलर कहते हैं जहां पे जो है मुर्गियों को पाला जाता है मीट के लिए, ठीक है, या चिकन के लिए। तो मेन पर्पज क्या है? मांस उत्पादन, मीट का प्रोडक्शन। तो मीट प्रोडक्शन के लिए अगर हम पाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं, इस तरह की फार्मिंग को कहते हैं ब्रॉयलर, ठीक है। और अगर सिर्फ एग प्रोडक्शन के लिए जो है वो मुर्गियों का पालन किया जाता है, तो
एग प्रोडक्शन के लिए तो उसको कहते हैं लेयर। पहली बात तो दोनों वर्ड में जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन के लिए होती है तो ब्रॉयलर, और अगर एग प्रोडक्शन के लिए है तो लेयर कहलाती है। अब बात करते हैं मीट प्रोडक्शन में, तो न्यूट्रिशनल, इन्वायरमेंटल एंड हाउसिंग कंडीशन ये बहुत जरूरी है। अच्छा खाना, अच्छा पोषण अगर जो है मुर्गियों को दिया जाएगा, अच्छा वातावरण दिया जाएगा, अच्छी कंडीशन रहने की होगी, तभी तो अच्छा जो है मीट प्रोडक्शन वो होगा और वो एक अच्छा चिकन बनेगा। ठीक है। अंडा प्रोडक्शन के लिए जो है इस तरह की कंडीशन कोई रिक्वायर नहीं होती ज़्यादा, तो क्योंकि वहां पर जो है इस तरह की कंडीशन ज़्यादा मैटर नहीं करती है। तो लेयर और ब्रॉयलर में एक डिफरेंस तो ये हो गया। फिर डेली जो है फूड रिक्वायरमेंट होती है ब्रॉयलर के लिए, यानी जिन मुर्गियों को हम चिकन के पर्पज से पाल रहे हैं उन्हें अच्छा खाना दिया जाए, प्रोटीन रिच डाइट उनके लिए चाहिए, और ऐसी भी डाइट उनको देनी पड़ती है जिसमें फैट हो, और एक्स्ट्रा केयर भी करनी पड़ती है उनकी, और मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। तो विटामिन ए, विटामिन के, प्रोटीन रिच डाइट वो देनी पड़ती है। जबकि अंडा के लिए जो मुर्गियां पाली जाती हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट कम होती है प्रोटीन की या फैट रिच डाइट की, ये रिक्वायरमेंट उनके लिए कम रहती है। जबकि चिकन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों के लिए ज़्यादा होती है। तो दोनों है तो पोल्ट्री फार्म ही, दोनों क्या है, पोल्ट्री फार्म है, पर दोनों का पर्पज अलग अलग है। ठीक है। यहाँ पर मीट प्रोडक्शन पर्पज है और यहाँ पर एग प्रोडक्शन पर्पज है। मीट प्रोडक्शन के लिए अच्छी कंडीशन होना, न्यूट्रिशनल, इन्वायरमेंटल, हाउसिंग कंडीशन, साथ ही अच्छा खाना दिया जाना वो जरूरी है। ऐसा एग प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत तो जरूरी है पर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, यानी दोनों में यही डिफरेंस है। तो ये क्लियर हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ आर फिश ऑब्टेन्ड, मछली कैसे पकड़ी जाती है या मछली का उत्पादन कैसे होता है। तो इसके दो तरीके हैं। अब दो तरीके हैं, एक होता है मछलियां कैप्चर फिशिंग, मछलियों को पकड़ने के लिए आप जाल लगाते हैं समुद्र किसी रिवर में, या आप चलो समुद्र के किनारे सी में, या किसी तालाब में, आप जहाँ आपको लगता है कि वहाँ मछलियाँ मिल सकती हैं, या किसी झील में, तो वहाँ मछलियाँ हैं तो आपने क्या करा, जाल का इस्तेमाल करा, नेट का इस्तेमाल करा और मछलियों को पकड़ लिया। बट वो मछलियों को आपने पाला नहीं था। ठीक है। तो उन्होंने उनकी जो प्रोडक्शन है उसके कारण आप नहीं थे, उन्होंने आपने उनको प्रोड्यूस नहीं किया है, उनका प्रोडक्शन नहीं किया है या फार्मिंग नहीं किया है। तो यहाँ पर हाँ सही वर्ड क्या हो जाएगा, फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, केवल जहां मछलियां थी वहां से हमने उनको कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके को कहते हैं कैप्चर फिशिंग। इन दिस प्रोसेस ऑब्टेनिंग अ फिश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या है, कि रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, तो मछलियां पकड़ ली गई। फिर कल्चरल फिशिंग क्या होती है, कल्चर फिशिंग यानी जहां पर आप फार्मिंग करते हैं। ठीक है। आप जो है मछलियों को पालते हैं। ठीक है। ये एक फार्मिंग प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग फिश। आप मछलियों को जो है पालते हैं। फार्मिंग कैसे की जाती है, तो आप फ्रेश वाटर सिस्टम में भी कर सकते हैं, इकोसिस्टम में, जहाँ किसी नदी या तालाब में आप जो है एक एरिया क्रिएट करके उसमें जो है ऐसी कंडीशंस पैदा करें, या फिर समुद्र में मराइन इकोसिस्टम में, और वहां पर लगातार उनको खाना वगैरह भी दें। ठीक है। जो मछलियों को जो खाना चाहिए, और फिर वो वहाँ ग्रो करती हैं तो उनकी संख्या फिर बढ़ते चली जाती है। एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना करके उसमें जो है उनको खाना दिया जाता है और वो उससे बाहर नहीं निकल सकती, जाल भले ही लगा रहता है, और वो धीरे 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 उनकी जो संख्या है वो वहीं पर मल्टीप्लाई होती रहती है, और आप उसी एरिया में लगातार जो है फूड प्रोवाइड करते चले जाते हैं, और उसमें से कुछ मछलियों को चुन करके आगे चाहे अपने खाने के लिए, या जो है अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए प्रयोग करते चले जाते हैं। तो वहां पे मछलियां आप एक तरह से फार्मिंग कर रहे हैं और उनको जो है उनको ग्रो भी कर रहे हैं और अपना एक उनको खाना भी दे रहे हैं। ठीक है। तो उसी एरिया में पालते हैं और फिर उन्हीं से जो है वो एक तरह फार्मिंग करते हैं।
तो ये कल्चर फार्मिंग और कैप्चर फार्मिंग में बस डिफरेंस यही है। कैप्चर फार्मिंग में बस मछली पकड़ते हैं, यहाँ पाल करके फिर उनको जो है वो आगे जो है बेचा जाता है या फिर उनको जो है खाया जाता है, वो इस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, तो कल्चर फार्मिंग में फार्मिंग मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फार्मिंग है, यहाँ पर फार्मिंग नहीं है। डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, एक जगह फार्मिंग हो रही है, दूसरी जगह फार्मिंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट चलें। What are desirable characteristics of bee varieties suitable for honey production? तो मधुमक्खी की ऐसी क्या विशेषताएं होनी चाहिए जो बेस्ट हैं या सुटेबल हैं किसके लिए? शहद उत्पादन के लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए। तो जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो उनमें हाई क्वालिटी हनी प्रोड्यूस करने की होनी चाहिए, यील्ड हाई क्वालिटी ऑफ हनी, यानी वो जो शहद प्रोड्यूस करें वो अच्छी क्वालिटी का शहद प्रोड्यूस करें। तो ऐसी जो मधुमक्खी हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होंगी अगर हम जो है क्या कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो हनी प्रोडक्शन के लिए आपको वो मधुमक्खियां चुननी होंगी जो हाई क्वालिटी का जो शहद आपको दे सकें, हनी दे सकें। दूसरा, दे शुड नॉट स्टिंग मच, वो डंक वगैरह ज़्यादा ना मारती हो, इस तरह के जो है उनको चुनते हैं। दे शुड नॉट स्टिंग मच, और दे शुड स्टे इन बिहाइव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक उन्हें बिहाइव्स में रखा जा सकता हो, रह सकती हो, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और दे शुड ब्रीड वेरी वेल, ठीक है, और क्या उनका जो है समय समय पर क्या हो, प्रजनन हो, जो उनकी संख्या है वो मल्टीप्लाई होती रहे, बढ़ती रहे, तो और अच्छे से वो उनका प्रजनन होता हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम जो है मधुमक्खियां कुछ समय बाद जो है उनकी जो संख्या है वो घटती ही जा रही है, तो हमारे पास हनी प्रोडक्शन जो है वो हमारा कम ही होता चला जाएगा अगर उनका प्रजनन अच्छे ढंग से नहीं होगा। तो उनके जो ब्रीड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है कि अगर हम जो है कोई सी मधुमक्खी की या चुनते हैं तो उनमें ये चार क्वालिटी होनी चाहिए। हाई क्वालिटी हनी प्रोड्यूस करने की क्वालिटी होनी चाहिए, स्टिंग नहीं होना चाहिए, behave for long duration, they should stay in behave for long duration, and they should breed very well। क्लियर है? नहीं आया समझ? चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। तो हाई क्वालिटी का शहद मिलना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाला शहद। अब तो ठीक है, पूरा ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी का शहद मिलना चाहिए, और उनका जो डंक है वो ज्यादा चुभना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी बहुत तेज डंक वाले नहीं मधुमक्खियां चुनते हैं। ठीक है, और कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं कि बिहाइव क्या है। बिहाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, तो मधुमक्खियां कहाँ रहती हैं? छत्ते में ही तो रहती हैं, इसमें क्या कंफ्यूजन है? मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते में वो लंबे समय तक रहती हो, रह सकती हो, तो ऐसी मधुमक्खियों को चुना जाता है। ठीक है, और उनका प्रजनन अच्छे से होता हो। तो ब्रीड से क्या मतलब है? प्रजनन, रिप्रोडक्शन। तो उनका रिप्रोडक्शन जो है वो अच्छे से होता हो। बस इतना ही तो है, यही चार क्वालिटी अगर होंगी तो उस तरह की बी वैरायटी को हम सेलेक्ट करेंगे। किसके लिए? जो है मधुमक्खी पालन के लिए। क्लियर? अब चलें आगे। चलो देखें, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। अब ये कंपोजिट फिश कल्चर क्या है? आजकल बहुत बल दिया जाता है कंपोजिट एग्रीकल्चर पर। ठीक है, कंपोजिट एग्रीकल्चर, तो इसमें क्या करते हैं? ऐसी एग्रीकल्चर टेक्निक का यूज करते हैं कि एक साथ दो फसलें ले ली
या एक साथ दो तरह की फार्मिंग कर ली, तो उसको कहा जाता है कंपोजिट एग्रीकल्चर। तो कंपोजिट फिश कल्चर भी यही है। अब कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, आप देख रहे होंगे धान की फसल भी लगाई हुई है, राइस जो है वो ग्रो किए जा रहे हैं, और साथ में जो है वो मछली पालन भी हो रहा है, फिश फार्मिंग की जा रही है। तो अगर किसान इस तरह की टेक्निक्स को यूज करता है कि वो एक साथ दो तरह की फार्मिंग कर रहा है या दो से अधिक, ठीक है, तो ऐसी फार्मिंग को बोलते हैं। और उसमें एक तरफ फिश फार्मिंग भी हो तो उसको कंपोजिट फिश कल्चर कह देंगे। तो कंपोजिट फिश कल्चर के फायदे क्या हैं कि यहाँ फिश जो है वो ग्रो की जा रही है किसके साथ, स्पेशली यहाँ पर पैडी, जो धान की फसल लगाई गई है, पैडी या राइस एक ही बात है। तो धान की फसल लगाई गई है, ठीक है, धान चावल होता है ना, राइस, तो धान की फसल को इंग्लिश में पैडी कह देते हैं। तो फिश जो है ग्रो की जा रही है, क्योंकि राइस के साथ क्यों कर रहे हैं, पैडी के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ धान की फसल में आपको पता है पानी ज्यादा देना पड़ता है, इसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। जब पानी में ही वो लंबे समय तक डूबी रहती है तो उसी में हम फिर जो है वहां पर मछलियों को भी जो है उनकी भी फार्मिंग की जा सकती है, क्योंकि इंटेंसिव फिश फार्मिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यूरिंग दिस क्रॉप सीजन। तो इस फसल के लिए जो है बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है और वो अवेलेबल रहता है, तो इसलिए ये फिश फार्मिंग जो है यहाँ पॉसिबल है, इंटेंसिव फिश फार्मिंग। तो इस तरह से इस सिस्टम में लोकल और इम्पोर्टेड दोनों ही फिशों को जो है वो कल्टीवेट किया जा सकता है, ठीक है। ये इस तरह से जो है लोकल फिशेस को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेड फिशेस को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, और किसी फसल के साथ जो है फिश फार्मिंग की जा रही है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कंपोजिट फिश कल्चर। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। एडवांटेज क्या होगा कि किसान की आय बढ़ेगी, है ना, इससे क्या होगा, इनकम ऑफ फार्मर विल इंक्रीज, उसकी आय में वृद्धि होगी, या फार्मर कैन गेट मोर प्रॉफिट, कैन गेट मोर प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये चीजें समझ में आ गई, ये क्लियर हो ही गया होगा, बहुत आसान सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज पेस्चुरेज एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। अब पेस्चुरेज किसे कहते हैं, पहले तो ये शब्द आपको क्लियर होना चाहिए। पेस्चुरेज कहते हैं चारागाह को, यानी वो स्थान जहां पे किसी पशु को अपना चारा प्राप्त होता है, वो जगह उसे कहते हैं पेस्चुरेज। अब ये मधुमक्खी से संबंधित क्यों हो गया, अब मधुमक्खी के लिए चारागाह क्या हो जाएगा, पेस्चुरेज क्या हो जाएगा मधुमक्खी के लिए। मधुमक्खी कहाँ से अपना जो है वो शहद इकट्ठा करती है, हनी इकट्ठा कहाँ से करती है, फूलों से करती है, नहीं करती है। तो हमें क्या होगा, हमारे पास जो फार्मिंग होनी चाहिए वो फ्लावर की होनी चाहिए, फार्मिंग ऑफ फ्लावर। अब जिस जगह पर जो है फार्मिंग की जा रही है फ्लावर की, वो जगह क्या हो गई, चारागाह हो गई, किसके लिए, बी के लिए। और किसी भी पशु के लिए जो चारागाह होती है उसे ही पेस्चुरेज कहा जाता है, ठीक है। गाय भैंस जहाँ चरने जाती हैं वो भी पेस्चुरेज है, मधुमक्खियां जहाँ से शहद इकट्ठा करती हैं वो भी पेस्चुरेज है, ठीक है। ये शब्द तो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर पेस्चुरेज का मतलब जो है वो सिर्फ मधुमक्खी से संबंधित दे दिया गया है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर में ही जो है हनी प्रोडक्शन का जिक्र था और क्वेश्चन में भी हनी प्रोडक्शन का जिक्र था, इसलिए पेस्चुरेज को ये कह दिया गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम विच बी, जिनसे जो है बी कलेक्ट करती है, क्या करती है, नेक्टर एंड पोलन। अब ये नेक्टर और पोलन क्या है, नेक्टर और पोलन क्या है, फूल पर पाए जाते हैं नेक्टर और पोलन, हिंदी में कहते हैं परागकण, छोटे छोटे जो है ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। इनसे क्या होगा, इनको वो ले जा करके जो है आगे बिखेर देती हैं, जिससे और जो है
वो फ्लावर ग्रो करते हैं, ठीक है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो एक तरह से नेक्टर और पोलन को कलेक्ट करती है, और इन्हीं से जो है वो जो है शहद भी खींचती है फूलों से। तो फूलों से शहद भी खींचती हैं मधुमक्खियां। तो ये रिलेटेड किससे हो गया कि प्रोडक्शन ऑफ, इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी। नेक्टर और पोलन को कलेक्ट करना। पेस्चुरेज इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम विच द बीज कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन। पेस्चुरेज तो सिर्फ ये हो गया कि फूल अवेलेबल है। फूल कहाँ अवेलेबल होंगे? जहां फूल की खेती होगी। तो खेती की जगह क्या होगी? पेस्चुरेज हो गई। ये तो क्लियर यहाँ तक। अब जहां फूल होंगे वहां से बीज जो क्या करेंगे, नेक्टर और पोलन को कलेक्ट करेंगे। नेक्टर और पोलन को कलेक्ट कर लेंगे और इससे जो है हनी प्रोडक्शन के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज डिटरमाइन द टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ हनी। जितने अच्छे फ्लावर होंगे, जितने अच्छे फ्लावर होंगे, गुड क्वालिटी होगी फ्लावर्स की, उतने ही अच्छे उनसे जो है नेक्टर और पोलन कलेक्ट होंगे, और ज़्यादा फ्लावर्स बनेंगे अच्छी क्वालिटी के। और जितने अच्छी क्वालिटी के फ्लावर बनेंगे उतना ही अच्छा जो है वो शहद बनेगा, हनी प्रोडक्शन होगा। हनी प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का हो सकेगा। अच्छी क्वालिटी का हनी का क्या मतलब है कि जिसका टेस्ट अच्छा हो, है ना। तो इस तरह से डिटरमाइन की जाती है उनकी क्वालिटी। तो हनी प्रोडक्शन से ये इसलिए रिलेटेड है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन एनी वन मेथड, कोई एक मेथड एक्सप्लेन करना है, ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर हाई यील्ड, यानी जिससे उच्च गुणवत्ता जो है वो पाई जा सकती हो, ऐसा कोई तरीका बताना है फसल उत्पादन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो एक तरीका यहाँ पर हम जो है जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग यानी एक साथ दो या दो से ज्यादा फसल उगाना। अब यहाँ पर देखो किसान ने एक फसल जो है ये लगा रखी है, और दूसरी फसल जो है क्यारियों में ये दोनों तरफ इसके यहाँ पे लगी हुई है। तो एक साथ दो फसल उगाने को कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग। तो ये मेथड किस लिए यूज करा जा रहा है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो इससे क्या होगा? उच्च गुणवत्ता मिलेगी, ज्यादा फसल उत्पादन होगा, ज्यादा पैसा कमाएगा किसान इससे। ठीक है। दो या दो से ज्यादा फसलों को एक साथ उगाना, साइमल्टेनियसली उगाना, ठीक है, सेम टाइम पे ग्रो करना। और इन द सेम फील्ड, एक ही खेत में क्या करते हैं, अलग अलग पंक्तियां बना लेते हैं, इन रोज। तो इन द सेम फील्ड इन रोज, रोज मतलब पंक्तियों में, अलग अलग पंक्तियों में जो है खेती की जाती है, दो या दो से ज्यादा फसलों की, इस तरह से। तो इसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग एक तरह से रो पैटर्न पर की जाती है। किस पे की जाती है? रो पैटर्न पर, पंक्तियों में की जाती है। ठीक है। एक रो में होती है मेन क्रॉप, एक रो में क्या होती है? मेन क्रॉप। दूसरी रो में होती है इंटरक्रॉप। फिर इस तरह से जो है ये की जाती है। तो इससे क्या होता है? ज्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं खेत के एरिया को। जो बीच का स्पेस बचता है उस एरिया को भी यूज कर लिया जाता है। तो इंटर स्पेस जो रखना पड़ता है दो रोज के बीच में, उस रोज को, उस स्पेस को भी क्या कर लेते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं। उस एरिया में जो लाइट है, उस एरिया में जो मिलने वाले न्यूट्रिएंट हैं, उस एरिया को जो मिलने वाला वाटर है, एयर है, यानी सभी चीज यूटिलाइज हो जाती है। यानी हमारा जो खेत है, जो फील्ड है, उस फील्ड का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है। मोर यूटिलाइजेशन, मोर यूटिलाइजेशन ऑफ फील्ड। फील्ड, लाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर, सभी का क्या हो रहा है? मोर यूटिलाइजेशन हो। इससे क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। पहले वो मान लो उसको इन्हीं रोज में फसल उत्पादन तो करना ही था, बीच का एरिया खाली छोड़ना पड़ता था। अब बीच का एरिया खाली छोड़ना पड़ता था तो इससे क्या हो रहा है? वेस्ट ही तो हो रहा है वो एरिया, उसका कोई यूज तो हो नहीं रहा। तो यूज नहीं हो रहा तो उसको जो है कम प्रोडक्टिविटी मिली। कम प्रोडक्टिविटी मिलती थी, जब कम प्रोडक्टिविटी मिलती थी यानी पर यूनिट एरिया जो है कम उत्पादन होता था, तो उसको कम ही आय होती थी। अब जब वो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया यानी उतने ही एरिया में वो ज्यादा फसल उत्पादन करता है, और दो तरह की फसलें उत्पादन कर रहा है।
क्योंकि उसको एक रो के और दूसरी रो के बीच में जो गैप रखना था तो वो रखना ही पड़ता था। अब क्या किया उसने, उस बीच के गैप में कोई और फसल जो है वो लगा ली, तो वो गैप भी यूटिलाइज हो गया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बढ़ गई, विल इंक्रीज, और इससे उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन फील्ड? तो मैन्योर होता है खाद और फर्टिलाइजर होते हैं उर्वरक, ये क्यों यूज किए जाते हैं खेत में, तो यही क्वेश्चन है। तो देखें, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस हम एक क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं कि आई उनमें डिफरेंस होता है। तो मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, तो अगर इन दोनों का आपको डिफरेंस जानना है तो वो वाला क्वेश्चन आप देख लें, तो उस क्वेश्चन में जो है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों को हम खेत में यूज करते हैं क्योंकि खेत को कुछ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, फील्ड को क्या जरूरत होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पोषक तत्वों की। अब उसमें जो खाद है, जो हमारा मैन्योर है, ये एक तरह से नेचुरल होता है। ठीक है, गोबर वगैरह से हम तैयार करते हैं, तो जो एनिमल वेस्ट होता है उससे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। किससे करते हैं, एनिमल वेस्ट से। तो एनिमल वेस्ट से इसको तैयार किया जाता है, या फिर हम इसको तैयार किससे कर सकते हैं, जो हमारे पास पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, सब्जियों और फलों के छिलके से, और एग्रीकल्चर और एनिमल वेस्ट से या प्लांट वेस्ट से। ठीक है, पौधे की पत्तियां वगैरह से, तो इनसे जो तैयार होती है खाद वो है मैन्योर। अब ये कैसी है, ये ऑर्गेनिक मैटर है ना, ऑर्गेनिक खाद है आपकी। आजकल इस पे बड़ा जोर दिया जाता है कि आपको ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर है, तो इससे जो है खेत को न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और ऑर्गेनिक मैटर प्राप्त हो जाएगा। इससे हमारे जो खेत की जो उत्पादकता है यानी फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और जो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर है, तो मिट्टी का टेक्सचर भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल है। अब फर्टिलाइजर जो है ये केमिकल है, फर्टिलाइजर क्या है, ये केमिकल है जो कंपनियों में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो उर्वरक हम इनको कहते हैं। ये केमिकल में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, एनपीके, तो और भी बहुत सारी खाद दी जाती हैं। तो उर्वरक जो है ये, इनसे भी जो है प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होती है, प्लांट का डेवलपमेंट होता है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि जो है वो दिए जाते हैं। तो इससे जो है हम एक उच्च उत्पादकता तो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके और जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वही वाली खाद या वही वाला उर्वरक जो है वो प्लांट को दे देते हैं, तो प्लांट जो है वो तेजी से ग्रो कर जाते हैं। पर इसका लॉन्ग टर्म में क्या है, नुकसान होता है। किसको नुकसान होता है, इसको थोड़े समय के लिए तो मिट्टी की जो है फर्टिलिटी बढ़ जाती है, बट उसके बाद जो है मिट्टी की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है, खत्म हो जाती है। साथ ही ये केमिकल्स जो है वाटर के साथ जो है मिल करके जमीन के अंदर चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देते हैं। साथ ही इस तरह के जो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं फसलों के साथ, तो ये इन फसलों को फिर कंज्यूम करने से ये सारे केमिकल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जिससे हमें हमारी बॉडी को कई तरह के नुकसान होते हैं, भयानक बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है फर्टिलाइजर के यूज को जो है वो कम से कम किया जाने के लिए कहा जाता है कि फर्टिलाइजर का यूज कम करें, और जो मैन्योर है, जो नेचुरल खाद है, उसका प्रयोग ज्यादा किया जाए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाए, क्योंकि इसके हानिकारक प्रभाव काफी देखे जा रहे हैं। तो इस बात को हमने बहुत डिटेल में पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी मैंने बता दिया। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप दोनों क्वेश्चन देख लेंगे तो इसके बारे में आप अच्छे से जो है समझ जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन? अब इंटरक्रॉपिंग तो हमने एक क्वेश्चन में पीछे भी डिस्कस किया था, इंटरक्रॉपिंग क्या है, और फिर आ गया क्रॉप रोटेशन। तो इन दोनों चीजों को समझते हैं। ठीक है,
अब इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन दोनों किस लिए किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, किसान को मैक्सिमम बेनिफिट हो, और क्योंकि उसके पास बहुत छोटा एरिया है, लिमिटेड लैंड है। अब जमीन तो बढ़ने वाली है नहीं जिसमें कोई खेती करता है, वो उसके पास वो निश्चित एरिया ही है, वो उसी एरिया में जो है वो फसल उसको उगानी है। अब इसी एरिया से वो मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकता है? तो एक तो तरीका है इंटरक्रॉपिंग। अगर मान लो हम पंक्तियों में कोई फसल लगाते हैं, तो हमने ये रोज के अंदर, अब बीच में जो गैप है इसमें अगर दूसरी कोई फसल लगा दी जाए, दूसरी कोई क्रॉप लगा दी जाए, तो क्या होगा कि हमारा जो बचा हुआ एरिया था, या जो एरिया हमें खाली छोड़ना पड़ता कुछ समय के लिए, वो भी यूज हो गया। अब वो भी यूज हो गया तो इससे क्या हो गया, उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल गया। तो ये है इंटरक्रॉपिंग। ये इंटरक्रॉपिंग है जहाँ रोज के अंदर जो है वो खेती की जाती है और अलग अलग पंक्ति में, अलग अलग रोज में अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है, या दो से अधिक फसलों को ऐसे रोज के अंदर लगा दिया जाता है, पंक्तियों में लगा दिया जाता है। तो इंटरक्रॉपिंग हेल्प किस लिए कर रही है कि एक तो उससे जो है पेस्ट और डिजीज वो स्प्रेड नहीं होते ज्यादा, क्योंकि ज्यादा एरिया बचता नहीं। तो इंटरक्रॉपिंग इस उसको भी हेल्प कर देती है। साथ ही अगर इस तरह की दो फसलें लगाई जाएं कि जो जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करें, तो ये भी बेनिफिट हो सकता है कि जैसे मान लो कि हम गेहूं की फसल के साथ बीच बीच में गैप में दाल की फसलें लगा दें, या राइस के साथ जो है कहीं पर जो है वो पल्सिस को हमने ग्रो कर दिया, तो पल्सिस क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगी सॉइल के अंदर, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देंगी। और वही नाइट्रोजन रिक्वायर्ड किसके लिए हो जाएगी, पैडी की क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट हो जाएगी, धान की फसल के लिए। तो बेनिफिट भी हो गया, और इससे क्या हुआ, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई। तो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई। बट क्योंकि हम यहाँ पर जो है पल्सिस को जो वाटर के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, तो हम उनको जो है साइड में किसी कॉर्नर पे या इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया बतौर, तो समझने के लिए कि इस तरह की दो क्रॉप्स को एक साथ अगर हम ग्रो करें जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए, तो ये भी हेल्पफुल हो सकता है। वहीं क्रॉप रोटेशन क्या होता है ये समझ लो, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन को कहते हैं फसल चक्रण। फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। अब आपने देखा ही होगा अक्सर, पहले, अभी इस समय कौन सी फसल बोई हुई है खेतों में, चलो हम इसी से समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। तो अभी जो है गेहूं की फसल हो रही है, यानी वीट। जब ये फसल कट जाएगी इसके बाद क्या होगा कि इसको काटने के बाद जो है फिर एक और फसल लगाई जाएगी। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ज्वार बोई जाएगी। ठीक है, फिर किसान फिर धान बो देगा, राई पैडी। ठीक है, तो मैज मक्का बो देगा, या ज्वार के स्थान पर चलो मक्का ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाना, एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल, फिर से पहली फसल। तो एक समय पर एक साथ फसलें नहीं उगाई जाती हैं, एक रोटेशन में फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल डिप्लेशन है, यानी मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको घटने से रोका जाता है। ठीक है, उसमें जो सॉइल फर्टिलिटी है वो तेजी से, अगर मान लो ऐसा होता कि मैंने गेहूं बोया, फिर गेहूं बोया, फिर गेहूं बोया, बार बार सेम क्रॉप अगर बोई जाती है किसी फील्ड पर, तो उससे क्या होगा कि उस फील्ड की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, वो बहुत तेजी से घटनी शुरू हो जाएगी, और आगे जाकर के उत्पादन बिल्कुल गिर जाएगा, कुछ प्रोडक्शन होना ही घट कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, रोटेशन किया जाता है। ठीक है, सॉइल डिप्लेशन को प्रिवेंट करने के लिए। साथ ही कुछ सॉइल फर्टिलिटी इससे बढ़ती है, क्योंकि पौधे जो है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट को सॉइल के अंदर जमा भी करते हैं। अब किसी एक फसल को कोई सा न्यूट्रिएंट चाहिए, दूसरे को वो उसमें जमा कर देती है मिट्टी के अंदर, दूसरी फसल को वो न्यूट्रिएंट चाहिए जो पहले वाली फसल ने जमा किया है, और वो किसी और न्यूट्रिएंट को जो है उसमें जमा कर देती है जो किसी और फसल को चाहिए। तो ये साइकिल जब किसान को पता होती है तो वो क्रॉप रोटेशन अच्छे से कर सकता है, और इससे जो है मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सकता है, सॉइल इरोजन को भी रोका जा सकता है। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन के कई सारे फायदे हैं, है ना। तो ये दोनों ही मेथड यूज किए जाते हैं, और जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो इससे हमें फर्टिलाइजर की भी जरूरत कम पड़ती है।
ठीक है ना। सॉरी। तो फर्टिलाइजर की जरूरत को नियंत्रित करने के लिए और उसको कम करने के लिए भी इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन किया जाता है। तो इससे हमें उसको कंट्रोल करने में, साथ ही जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं या क्रॉप रोटेशन करते हैं तो वीड, फसल के में जो खरपतवार है, वीड जो है, वीड भी कम पैदा होते हैं। खरपतवार या वीड किसे कहते हैं? तो वीड कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स को जो हमारी इच्छा के बगैर भी खेत में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं वीड्स। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी है कि इस तरह के दो मेथड जो है वो यूज करे जाएं। पेस्ट कंट्रोल के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो कई सारे इसके फायदे हैं, इंटरक्रॉपिंग के या क्रॉप रोटेशन के फायदे कई हैं, ये हमने समझ लिए। इंटरक्रॉपिंग क्या है ये आपको क्लियर हो गया कि एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को रोज के अंदर लगाना, वो है इंटरक्रॉपिंग। और क्रॉप रोटेशन क्या है कि एक खेत में पहले एक फसल, उसके बाद फिर दूसरी फसल, फिर कोई तीसरी फसल, उसको यानी एक ही फसल हम लगातार बोते नहीं जाएंगे, कि ऐसा नहीं करेंगे कि गेहूं के बाद फिर गेहूं, फिर गेहूं, फिर गेहूं, ऐसा नहीं करते हैं हम, जो है रोटेशन में फसलें लगाते हैं, तो वो है क्रॉप रोटेशन। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज genetic manipulation? What is genetic manipulation? How is it used in agricultural practice? तो जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं कृषि में? तो जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि वेयर द जीन्स फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर is introduced inside the chromosomes of cell. When the genes are particular character is produced in the plant cell, a transgenic plant is produced. These transgenic plant exhibit character governed by the newly introduced gene. अब समझो इस बात को कि क्या हो रहा है, कि हमने क्या किया कि हमने कोई जीन जो है वो दिया किसको? क्रोमोसोम्स ऑफ सेल को। अब कोई जीन उसको दे दिया, उसको देने से क्या हुआ कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई उस प्लांट सेल के अंदर, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए थी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन फ्रॉम एक्सटर्नल सेल या एक्सटर्नल जीन। तो हमने जब उसको दे दिया और प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो नई कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई। अब जो उस प्लांट सेल से जो प्लांट ग्रो होगा, वो प्लांट कैसा हो जाएगा? ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी उसमें कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक का मतलब ही ये है कि जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स या जीन्स जो है वो प्लांट किए गए हैं, अलग से डाले गए हैं जीन्स, तो वो हो गया ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ट्रांसजेनिक प्लांट क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हम जो है अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं जिनसे हमें ज़्यादा जो है प्रोड्यूस कर सकें। अब जैसे मान लो हम टमाटर के पौधे को ही ट्रांसजेनिक मेथड से जो है उसको ग्रो करते हैं, तो हो सकता है उस पर ज़्यादा टमाटर आने लगे या बड़े साइज के टमाटर आने लगे। आजकल देखा ना कृषि में ऐसा बहुत होता है, तो जेनेटिक प्लांट्स बहुत आ गए हैं, ठीक है। जीएम फसलें आपने सुना हो, एक जीएम क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स। तो जीएम क्रॉप क्या है? ये सभी जेनेटिकली मैनिपुलेशन से तैयार की गई फसलें हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन से। तो इनमें जो है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी पैदा करने के लिए, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, या कोई रिक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करने के लिए। अब मान लो किसी फसल में कोई रोग लग जाता है, अब वो रोग बार बार लगता है और हमें पता चल जाए कि ये इस जीन के कारण इस फसल में ये रोग लग जाता है, तो अगर वो जीन उससे हटा दिया जाए या फिर कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जिससे वो रोग लगना बंद हो जाए, तो क्या होगा? हमारी फसल को फायदा होगा, नहीं होगा? तो जीन मैनिपुलेशन कई सारे रीजन की वजह से किया जाता है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के लिए किया जाता है, ज्यादा उत्पादन के लिए किया जाता है, और फसलों को ज्यादा रेजिस्टेंट बनाने के लिए, यानी ऐसी फसलें तैयार करने के लिए कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फसलों को, जैसे कि पेस्ट, इंसेक्ट, या फिर एबायोटिक कंपोनेंट में हो गया जैसे वर्षा, ठीक है, या लाइट,
सनलाइट। तो ये सारे जो फैक्टर हैं जो हमारी फसल को इफेक्ट करते हैं, हमने पूरा डिस्कशन किया बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर पर पीछे भी। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से फसलें ज़्यादा प्रभावित ना हो तो उसके लिए जीन मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन मिले उसके लिए जीन मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी मिले, या फिर फसलें जल्दी पक जाएं, शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, हमारे लिए रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये भी तो थी कि हमें फसल का जो पकना है वो कम समय में हमारी फसल तैयार हो जाए। तो इसलिए ऐसे जीन तैयार करने होंगे, ऐसी फसलें तैयार करनी होंगी, ऐसे बीज तैयार करने होंगे जो जल्दी से जो है फसल तैयार कर सकते हो, कम शॉर्ट पीरियड में ही जो है हमें प्रोड्यूस प्राप्त हो जाए। सॉरी। फिर ऐसी फसलें बनाएं जो ज्यादा क्षेत्र में उगाई जा सकती हो। अभी क्या है, एक चीज समझो कि कोई फसल है वो उत्तर प्रदेश में होती है, बट आप उसको केरला में ग्रो नहीं कर सकते या जम्मू कश्मीर में ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की कंडीशंस को, वहाँ की जो वातावरण है उनको अडॉप्ट नहीं करेगी। अब उनको अडॉप्ट नहीं करेगी तो वहाँ पे ग्रो नहीं होगी। तो अगर हम जेनेटिक मैनिपुलेशन ऐसा कर दें कि कोई फसल बहुत बड़े एरिया में भी ग्रो की जा सके या अलग अलग वेदर कंडीशन में भी ग्रो की जा सके, तो अलग अलग वेदर कंडीशन में अगर हम उसको ग्रो कर पाएंगे तो उससे जो है हमारे जो है क्षमता बढ़ेगी उत्पादन को बढ़ाने की। आप जो गन्ना उत्पादन आप पंजाब में कर पाते हैं वही गन्ना उत्पादन अगर आप जो है सिक्किम में कर पाएं या जम्मू कश्मीर में कर पाएं तो आपको गन्ना उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्योंकि पंजाब में जितना एरिया है या हरियाणा में जितना एरिया है, आप सारे एरिया में भी गन्ना लगा दोगे तो फिर लोग कहाँ रहेंगे। तो आपको ऐसी फसलें तैयार करनी पड़ेंगी जो और भी राज्यों में ग्रो कर सकती हों। तो ऐसे बीज तैयार करने पड़े होंगे जो अलग वहाँ के वातावरण में भी ग्रो कर सकते हो। तो अगर हमें किसी फसल का प्रोड्यूस बढ़ाना है तो हम उसके अच्छे बीज की रिक्वायरमेंट हमें होगी और ऐसे बीजों की जरूरत होगी जो ज़्यादा एरिया में उगाए जा सकते हो, अलग अलग वेदर कंडीशन में उगाए जा सकते हो, जो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस देते हो, जो अच्छे, ठीक है, जिनसे ज़्यादा उत्पादन होता हो, जो फसलें जल्दी खराब ना होती हों, जिनमें कीड़े ना लगते हों, जिन पे जो है मौसम का प्रभाव ज़्यादा ना पड़ता हो, जो फसलें जल्दी पक जाती हों। ठीक है, तो यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, इसलिए हम जो है सीड्स के साथ जो है जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, उनमें जो है जीन्स को बदल देते हैं। ठीक है, तो जीन्स को ही जो है बदल देते हैं या जीन्स को एंटर करा देते हैं या जीन्स को रिमूव कर देते हैं। और यही सब जो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट होते हैं उनका यही काम होता है, नए नए बीज तैयार करना, और वो जीएम फसलें तैयार करते हैं, जीएम क्रॉप्स। और डिटेल में बता दिया मैंने, काफी लंबा डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन में, तो आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। अब अगले पर्सन पर चलते हैं। हाउ डू द स्टोरेज ग्रेन लॉसेज अकर। तो अगर हमने स्टोर किए हुए हैं अनाज को तो उसमें कैसे जो है लॉसेज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो लॉसेज होते हैं वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की वजह से होते हैं। बायोटिक फैक्टर यानी इंसेक्ट्स और पेस्ट वगैरह की वजह से, ठीक है, इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, इनके कारण लॉस होता है। दूसरा फिर एबायोटिक फैक्टर की वजह से होता है। एबायोटिक फैक्टर में हो जाएगा मॉइस्चर, हो जाएगा सनलाइट वगैरह, है ना, टेम्परेचर। तो ये एबायोटिक फैक्टर है और ये हमारे बायोटिक फैक्टर हैं। तो दो रीजन होते हैं बायोटिक और एबायोटिक जिनकी वजह से जो स्टोर किया गया जो अनाज है, ग्रेन्स है, वो या तो उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी या तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है, या वो पुअर जर्मिनेबल हो जाता है। पुअर जर्मिनेबल मतलब अब उसको आगे जब अगर हम उसको बोएंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, पुअर जर्मिनेबिलिटी, ठीक है, तो उसकी उत्पादकता जो है वो घट जाएगी अगर उसको आगे हम जो है सोइंग के लिए यूज करते हैं। और डिसकलरेशन, डिसकलरेशन उसका रंग उड़ जाना, ठीक है, तो ये हो जाता है फसलों का। या किसके कारण हो सकता है, कीड़े लग जाएं, पेस्ट, ठीक, इनके कारण। तो ये डायरेक्टली डैमेज करते हैं, ठीक है, ये बीजों को खा जाते हैं और उनको जो है खोखला कर देते हैं, खा जाते हैं, काट देते हैं, उनमें बीमारियां लग जाती हैं। तो ये डिटोरेट करते हैं या कंटामिनेट करते हैं किसको, ग्रेन्स को। तो इससे जो है वो फिर हमारे खाने के लिए भी अनफिट हो जाता है। फिर इस तरह के अनाज को आप नहीं खा सकते ना, देखा होगा ना आपने
क्या होता है कि जिसमें कीड़े लग जाते हैं, उस अनाज को खाते हो क्या आप? नहीं खाते ना। तो कीड़े लग जाते हैं तो फिर वो अनाज हमारे लिए फिट नहीं रह जाता, अच्छा नहीं रह जाता खाने पीने के इस्तेमाल में। ठीक है। फिर एबायोटिक फैक्टर, नमी वगैरह आ जाए, या जो है धूप ना दिखाएं, नाज को अपने रखा हुआ है, बोरे में भर के रख दिया, लंबे समय तक वो पड़ा रहा, उसमें जो है वहां पर कहीं कमरे में जो है वो नमी आ गई, बरसात में जो है उसमें सीलन आने से वो खराब हो गया। खराब हो गया तो वो सारा का सारा जो है वो अब किसी काम का नहीं रहेगा। आप उसको ना तो जो है खाने में यूज कर सकते हैं, ना ही अब वो जो गले हुए बीज हैं उनको आप खेत में उगा नहीं सकते, क्योंकि उनसे जो फसल नहीं होगी। तो उन उनमें क्या हो गया, दे डिक्रीज द जर्मिनेबिलिटी, अब उनसे फसल पैदा नहीं कर सकती क्योंकि उनकी जर्मिनेबिलिटी घट जाती है। ठीक है, नमी के कारण या धूप ना मिलने के कारण। तो इससे वो है आगे के किसी भी यूज के लिए वो फिट नहीं रह जाते, अनफिट हो जाते हैं फॉर द फ्यूचर यूज बाय द फार्मर। और क्योंकि मौसम ऐसा है कि वो बदलता रहता है, तो मौसम बदलता रहता है, तो अब कहीं कहीं सूखा पड़ गया, कहीं कहीं बाढ़ आ गई, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से जो है फसलें खराब हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है जब स्टोर किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसी जगह पर स्टोर किया जाए जहाँ जो अच्छे से सूखी हो, जहाँ पर नमी पैदा ना हो, और जहाँ पर प्रकाश आता हो, लाइट सही से आती हो, और कीड़े ना लगें इसके लिए दवाएं लगाई जाती हैं। जहाँ भी हम अनाज को स्टोर करते हैं तो उसमें कीड़े ना लगें, तो तभी तो वो लंबे समय तक जो है यूजेबल बना रहेगा। क्लियर है? सॉरी। अगला क्वेश्चन देखें। हाउ डू द गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट द फार्मर? अगर कोई अच्छी तरह से जो है वो जानवरों का जो है वो पालन करता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि जहाँ पर जो है पशुपालन किया जाता है उस स्थान को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस अगर अच्छे ढंग से की जाए तो उससे फार्मर को क्या फायदा होगा, यही है ना। अब उससे क्या फार्मर, जो कैटल फार्मिंग है, कैटल फार्मिंग एक तरीका है, यानी पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री का एक तरीका है पशुपालन, कैटल फार्मिंग। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लो कि कोई किसान है जिसके पास गाय है, भैंस है, बैल है, वो ये पालता है। तो पहली बात तो गाय भैंस से उसका मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, दूध उत्पादन वो कर पा रहा है, और बैल को वो खेत में काम पे ले पाएगा। बैल क्या है, वो ड्रॉट एनिमल है। ऑक्स हमारा क्या है, ड्रॉट एनिमल। इनको हम ड्रॉट एनिमल क्यों कहते हैं कि ये दूध तो नहीं दे सकता, ठीक है, पर ये हमारे किस काम में आ जाएगा, इसे हम खेत में लेबर के काम में ले सकते हैं। ठीक है, मेहनत वाले काम में यूज कर सकते हैं, सामान ढोने के लिए, ठीक है, बैलगाड़ी में जोड़ने के लिए, कार्टिंग के लिए, सिंचाई करने के लिए। पहले तो क्या करते थे वो जो है कुएं से पानी निकालने के लिए भी जो है वो बैलों को जोड़ा जाता था, रहट चलती थी। तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा रहट सिस्टम। तो रहट चलाने के लिए रहट से जो है पानी दिया जाता था खेतों को, तो उसमें बैलों को जोड़ दिया जाता था, ऑक्स, है ना। तो बैलों को जोड़ते थे। फिर टाइलिंग करना, खेत की जुताई करना, तो उसमें भी जो है ड्रॉट एनिमल्स यूज हो जाते हैं, बैलों को सांडों को यूज कर लेते हैं। तो अगर कोई किसान जो है वो पशुपालन करता है तो उसके बेनिफिट कई हैं। सिर्फ यही नहीं कि वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही करता है, वो ड्रॉट एनिमल्स को भी जो है यूज करना जानता है, और उनसे भी जो है वो बेहतर जो है वो काम ले सकता है, उनको लेबर में यूज कर लेता है, कार्टिंग में, इरिगेशन में, टाइलिंग में। तो ये सब जो है फायदे होते हैं किसके, एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस को अच्छे से यूज करने के फायदे हैं ये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब सेम क्वेश्चन यहाँ भी है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग के जो है क्या बेनिफिट्स हैं, अभी मैंने बताया कि पहली बात तो अब एग्जाम्पल हो गया कि किसी के पास काव है, बफेलो है, ठीक है, ऑक्स है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया। तो अब उसके पास अगर वो अच्छे से कैटल फार्मिंग कर रहा है तो काव और बफेलो से उसको क्या मिल जाएगा, या तो उसको जो है अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी में उसको मिल्क
जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा, अगर उसके पास ड्रॉट एनिमल है, तो ड्रॉट एनिमल्स हैं, ड्रॉट एनिमल में कौन हो गया, जैसे ऑक्स हो गया, क्योंकि ये दूध तो नहीं देगा, ठीक है। ये तो ड्रॉट एनिमल अभी मैंने बताया था क्या होते हैं। तो इनसे क्या करेंगे, इसको खेती के काम में ले लेंगे, एग्रीकल्चर वर्क में यूज कर लेंगे, ठीक है। वही कार्टिंग में, ठीक है, बैलगाड़ी चलाने के लिए, या इरिगेशन में रहट चलाने के लिए, अभी बताया मैंने, इरिगेशन में यूज कर लेंगे, कार्टिंग में यूज कर लेंगे। इस तरह के जो है यूज किया जा सकता है किसका, ड्रॉट एनिमल का। फिर और क्या बेनिफिट है कैटल फार्मिंग के, न्यू वैरायटी दैट रेजिस्ट टू डिजीजेस कैन बी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग द टू वेराइटीज, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जा सकती है कैटल फार्मिंग में, कि अलग अलग वेराइटी के अगर हमने एनिमल्स को जो है पाला हुआ है, तो उनमें क्रॉस ब्रीडिंग करा करके अच्छी वेराइटी और ज़्यादा रेजिस्टेंट जो है वेराइटीज, जो बीमारियों के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट होंगी, उन वेराइटीज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये भी एक फ़ायदा हो सकता है कि जहाँ कैटल फार्मिंग होती है वो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अच्छी वेराइटी के एनिमल्स को सेलेक्ट करके। फिर बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्च कैटल कैन बी ऑब्टेन। अब मिल्च कैटल क्या होते हैं, दुधारू पशु, ठीक है, दुधारू पशु, दूध देने वाले पशुओं को कहते हैं मिल्च कैट, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी तभी मिलेगी जहां पर अच्छी तरह से कैटल फार्मिंग की जा रही होगी। तो उनको बहुत अच्छी कैटल फार्मिंग करेंगे तो उसी से हमारे जो पशु हैं वो क्या होंगे, वो दुधारू होंगे, ज़्यादा दूध देने वाले होंगे। तो और बेटर क्वालिटी जो है ऑफ मिल्क कैटल कैन बी प्रोड्यूस बाय गुड कैटल फार्मिंग। क्लियर है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाने के लिए, व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरी और बी कीपिंग। पोल्ट्री में क्या करते हैं, जो है मुर्गी पालन किया जाता है, ठीक है। फिर फिशरी हो गया मछली पालन, बी कीपिंग हो गया, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, किसके लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो क्या कॉमन है कि हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करना होगा, तभी जो है वो पोल्ट्री में, फिशरी में या बी कीपिंग में प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी मैनेजमेंट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, उसके बिना आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब अच्छी मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में हमारा पीछे भी एक क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था। क्या है अच्छी मैनेजमेंट टेक्निक, साफ सफाई रखनी होगी, रेगुलर क्लीनिंग, ठीक है, साफ सफाई रखनी होगी, और जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, अगर आप पोल्ट्री फार्म में हैं तो पोल्ट्री फार्म में जो टेम्परेचर रिक्वायर है, या आप फिशरी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर रिक्वायर है, या बी कीपिंग के लिए, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है। क्योंकि जब वो टेम्परेचर मेंटेन होगा तभी जो है ज़्यादा जो है वो फार्मिंग की जा सकती है, ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो प्रोड्यूस आपका इंक्रीज होगा। क्योंकि अच्छा सुटेबल तापमान नहीं होगा तो बहुत सारे तो जीव वैसे ही मर जाएंगे, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी के कारण। तो टेम्परेचर मेंटेन करना जो भी उसके लिए सुटेबल है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है बीमारियों से देखभाल करना, उनसे बचाव करना, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीजेस, ये सभी जगह रिक्वायर है। चाहे आप पोल्ट्री फार्म चलाते हो, चाहे आप फिशरी कर रहे हो, चाहे बी कीपिंग कर रहे हो, इन बीमारियों से बचाव करना, देखभाल करना वो जरूरी है, तभी आपका जो है प्रोडक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट, रेगुलर क्लीनिंग, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीजेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर। तो ये क्या होता है, कैप्चर फिशिंग क्या होता है, मैरीकल्चर क्या होता है, और एक्वाकल्चर क्या होता है, यही बताना है। तो कैप्चर फिशिंग सीधा सा मतलब है मछली पकड़ना। अब आप किसी नदी पे गए, रिवर पे गए,
या समुद्र पे गए, सी पे, आपने जाल डाला, मछली पकड़ी। तो आपने क्या किया कि आपने जहां पर नेचुरल सोर्स रिसोर्स था, जहां मछलियां थीं, वहां से आपने उनको बस कैप्चर कर लिया। नेचुरल रिसोर्स से क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। तो कैप्चर फिशिंग हो गया। ठीक है, ऑब्टेनिंग द फिश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। अब मैरीकल्चर क्या है? मैरीकल्चर, कल्चर ऑफ मराइन फिश फॉर कमर्शियल यूज। जो समुद्री जो मछलियां हैं, मराइन फिश, उनका उत्पादन किया जाता है, यानी उनकी फार्मिंग की जाती है। कल्चर में फार्मिंग होती है, कल्चर में हम उनको पालते हैं, उनको ग्रो करा, उनको जो है प्रोडक्शन करते हैं, उनको ऐसी कंडीशन जो है प्रोवाइड करते हैं जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हो सके, ग्रो कर सके। तो फार्मिंग की जाती है मैरीकल्चर में, किसकी? समुद्री मछलियों की, मराइन फिशेज की। किस लिए? व्यापार के लिए, फॉर कमर्शियल यूज, आगे फिर उनको सेल किया जाता है। दूसरा होता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में समुद्री मछलियों के अलावा जो भी समुद्री जीव हैं, उनको जो है उनका प्रोडक्शन किया जाता है, या हम कह सकते हैं कल्चर ऑफ एक्वेटिक एनिमल। जो भी समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं, साथ साथ उनको भी जो है वो उनकी भी फार्मिंग की जाती है। तो इससे क्या है, ये एक तरह से हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली जो फिश के अलावा जो और जीव होते हैं उनको भी जो है पाला जाता है, ग्रो किया जाता है। जैसे प्रॉन हो गए, लोबस्टर हो गए, फिशेस को भी साथ में पालते हैं, कार्ब हो गए। तो और टाइप्स ऑफ फिशेस, वैरायटी ऑफ फिशेस को साथ रख सकते हैं, और अलग अलग जीवों को भी रख सकते हैं। तो जिससे जो है इनकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। क्या होती है? हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो इनको ग्रो करना हो गया एक्वाकल्चर, समुद्री मछलियों को ग्रो करना हो गया मैरीकल्चर, और मछली पकड़ना हो गया कैप्चर फिशिंग। तीनों में डिफरेंस क्लियर है? यहीं तक था। ठीक है, आगे सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस हो गए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।